शीविस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास सवालों का ढेर लग चुका है और हम ईयर इन्फेक्शंस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे पहले मीर साहब के सवाल का जवाब। जी, मीर साहब का जो सवाल था वो कान में उनको ट्रॉमा हुआ था, इनिशियली ट्रॉमा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो बाहर के कान का जो 3 हिस्से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना या कोई। बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि हम लोग जो है ना कान को बहुत छेड़ते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से। कोई तीली मिल जाए, कोई कॉटन बड मिल जाए, और कुछ नहीं तो चाबी मिल जाए गाड़ी की, उसको भी लेके हम कान से, तो ये दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है ना फिर ये मुतवातर रहता है और ये बड़ा ऑन एंड ऑन चलता रहता है। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना पहले तो एहतियात करें। एहतियात इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एहतियात करने के बाद उस पेशेंट को देखा जाए कि पेशेंट में क्या है, क्या उसको एक परमानेंट परफोरेशन भी हो गई है, या उसको जो डिस्चार्ज आ रहा है वो बाहर से ही आ रहा है, या फिर मिडल ईयर का भी इन्फेक्शन हुआ है। दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर बाहर का इन्फेक्शन है तो उसको फिर उसी तरह से किसी डॉक्टर को दिखा के उसी तरह से ट्रीट किया जाए, और उसको एहतियाती तदाबीर जो है ये सारी जो है वो उनको बताई जाए कि जी आप इसको इस तरह से न करें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फिनोमेना है, फिर ये चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें जो दूसरे कॉलर आए थे उनका ये था कि वो जब ट्रैवल करते हैं तो उनके कान कराची से जिन्होंने कॉल की थी, उनके कान में अजीब-अजीब से सवालात का एक पैकेज था उनका। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पहला सवाल उनका आई थिंक एयर ट्रैवल पे था। एयर ट्रैवल, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कान में रुई डालना और कई चीज़ें करते हैं। च्युइंगम खाते हैं, वैसे च्युइंगम इज गुड, च्युइंगम इफेक्टिव है। मैं आपको बताऊं तो होता ये है, आई थिंक द बेसिक फिनोमेनन है इसके कान के जो मिड लेयर कहते हैं हम, जिसको कान के पर्दे के पीछे का हिस्सा, उधर एक कान एक ट्यूब खुलती है जिसे हम ईस्ट्रेशन ट्यूब कहते हैं, और वो हलक के पीछे के हिस्से में उसका एक ओपनिंग होती है। कहने का मतलब ये है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर होता है मिड लेयर का, कान के पर्दे के पीछे का हिस्सा। और वो इसलिए होता है कि वो ट्यूब जो होती है पेटेंट होती है, खुली हुई होती है। जब जहाज़ ऊपर जाता है तो एयर प्रेशर की वजह से पॉजिटिव एयर प्रेशर डेवलप होता है। तो आप भले सो रहे हो, जागे हुए हो, च्युइंगम खा रहे हो, जो भी होता है, कान का जो पर्दे के पीछे पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है क्योंकि जहाज़ ऊपर जा रहा होता है। अब जब जहाज़ डिसेंट करता है तो ये हवा जो ट्रैप हो गई बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एयर प्रेशर हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द ईस्ट्रेशन ट्यूब। तब जब जहाज़ नीचे आता है लैंडिंग के वक्त आप देखें तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, इसलिए कि एयर ट्रैप हो चुकी होती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों, जब आप च्युइंगम इस्तेमाल करते हैं या यॉन करते हैं या कोई चीज़ खा रहे होते हैं, स्वीट्स खा रहे होते हैं, तो आप वॉलंटरली इस ट्यूब को खोलते हैं सही, ताकि ये एयर बाहर निकल जाए। या जब जहाज़ लैंड कर जाए और आपको कान में दर्द ना हो तो आप वेल्सेल्वा करते हैं कि मुंह बंद करके, नाक को क्लोज करके इस ट्यूब को खोलते हैं ताकि हवा निकल जाती है, तो आपकी समात पे बेहतर हो जाती है। प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जिन लोगों को कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नज़ला, खांसी वगैरह हो और एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो ट्यूब ब्लॉक रहती है और उसकी वजह से पेन डेवलप हो सकता है और कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो सकता है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक दूसरा सवाल इनका था सोडा ग्लिसरीन के बारे में और कॉटन बड यूज़ करने के लिए। आई थिंक सोडा ग्लिसरीन और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं कान के वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि कान का वैक्स अगर बहुत हार्ड हो तो डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक वो एक जो हम ENT के पास जाते हैं तो वो भी शायद ये हमारे कान में पहले डालता है। अगर हार्ड वैक्स हो, वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, इट्स वैक्स सॉफ्टनर बेसिकली। इसका में कोई एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये मैं कहूँ कि कॉटन बड इस्तेमाल ना करें। ये जो इन्होंने कहा था, कॉटन बड इस्तेमाल करने से कान का जो वैक्स होता है, बजाय इसके कि कॉटन बड से आप वैक्स निकाल नहीं सकते, अंदर पुश हो जाता है जिससे इम्पैक्टेड हो जाता है, जिससे फिर इनको डेफनेस और समात में कमी और हल्के से चक्कर, इस किस्म के फिर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सोडा ग्लिसरीन इज एब्सोल्युटली फाइन वैक्स सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाएं जो वैक्स या सक कर ले बड़े ईजिली। ये खुद से कॉटन बड से वैक्स, या कभी कभी सोडा ग्लिसरीन के बाद वैक्स खुद ब खुद बाहर निकल आती है। अगर बाहर के हिस्से में आए तो उसको आप साफ कर लें, खुद ब खुद बाहर आ जाती है। ऐसा भी होता है जी, आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होता है तो बाहर आ जाए, निकल आती है बाहर। अच्छा, मतलब लेकिन उसको कॉटन बड वगैरह से काम ना करें, स्क्रैप नहीं करें। ओके, ये तो सब हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब, गले की इन्फेक्शन सेंट करके भी कान की इन्फेक्शन बन सकती है? जी जी,
बिल्कुल। देखिए ये जो लाइनिंग होती है पूरी रेस्पिरेटरी लाइनिंग, आपके जो साइनसेस हैं, आपके नेज़ल कैविटी है, ये तमाम ईस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू मिड लेयर से कनेक्टेड हैं। तो कोई भी जैसे आप कान में क्यों बच्चों में इन्फेक्शन क्यों होता है, मोस्टली वायरल होता है। आपको एक्यूट कोराइजा हुआ, रनी नोज भी, या आपको बैक्टीरियल साइनसाइटिस हुआ, इसके थ्रू ही कान में इन्फेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कान से खून के ड्रॉप्स आना, कहते हैं ना कान से हल्का हल्का सा खून निकल रहा है, क्यों? लेकिन ये भी इन्फेक्शन है। कान से जो खून आ रहा है वो तो एक सीरियस कंडीशन है, अगर ट्रॉमा नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा जैसे अब्बास साहब ने बताया कि ट्रॉमा पहले इनिशियली पानी वानी आता था, यू इग्नोर्ड इट। अब अगर इन्फेक्शन जो है वो इतना बढ़ गया है कि हमारे यहाँ तो इन्फेक्शन जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि किसी और जगह से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर उसके कहीं और हैं, यानी नाक से इन्फेक्शन आया, यूस्टेशन ट्यूब से आया, वो फिर कान में गया तो वो मिड ईयर में इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें जो परफोरेशन होती है वो तकरीबन बीच में होती है। लेकिन अगर कहीं हड्डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे जिसको हम मैस्टाइड बोन कहते हैं, या फिर जो उसके अंदर हड्डियाँ होती हैं, हमारे मिड ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, जो 3 हड्डियाँ जो है वो मैसेज कन्वे करती हैं, जो साउंड वेव है पर्दे को लगती है, पर्दे से फिर 3 हड्डियों में, हड्डियों से फिर वो ब्रेन में इस तरह से साउंड वेव जाती है। अब अगर इन 3 हड्डियों में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है तो वो भी खून का बायस बन सकता है, यानी जिसको मैलिग्नेंट डिजीज़ कहा जाए या जो भी, तो उसमें इन्फेक्शन जो है अगर खून आता है तो वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, और उसमें हमेशा पर्दे में सुराख जो है वो ऊपर के हिस्से में आता है। ठीक है, ऊपर के हिस्से में आता है, उसमें खून भी आ सकता है, उसमें बदबू भी आ सकती है, उसमें डेफनेस तो लामहल्ला बिल्कुल होती है, वो भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ऐसे केसेस को फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें और उनसे कहें कि जी इसका जो कोई सद्देबाब हो, जो भी है उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको ऑपरेशन करना है, क्योंकि ऑपरेशन ही इन ऐसी चीज़ों का इलाज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेटली इसको रुजू ज़रूर करना चाहिए ऐसे केस पे जिसपे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, दोनों कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप काफ़ी सारे व्यूअर्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुके हों। अब आप लोग की ड्यूटी शुरू होती है हमें फीडबैक देने की, जो आप हमें फेसबुक पे देते हैं, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे देते हैं। अभी आप लोग हमें इजाज़त भी देते हैं, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम कल कैसे आएंगे? आप हमें इजाज़त देंगे, कल हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हेल्थ TV देख के अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।